दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, बड़ा आपको पता है दिलखराश वाकया हुआ सियालकोट में, जहां पे एक श्रीलंकन को जला के मार दिया गया और जिस तरह उसकी लाश की बेहुरमती की गई, ऐसे लगता है कि जैसे इस मुआशरे के अंदर जान नहीं है या इतना बेहिस मुआशरा था। ये हम यहाँ पे इस मौके पे कैसे पहुंचे और इसमें किसका कसूरवार है? क्या हमारी रियासत इसमें इन्वॉल्व है कि हम दाएं बाजू की मजहबी जो ग्रोह हैं उनको इतनी हवा दे के रखी हुई है कि वो जो मर्जी करे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और जो मेन स्ट्रीम सियासी जमातें हैं वो भी इस तरह की बातें करते हैं जिससे पता नहीं चलता कि ये कौन सी साइड पे खेल रहे हैं। और ये पाकिस्तान की शक्ल इस तरह की 75 सालों में बनी है या पिछले 30 सालों में बनी है? इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की जनाब साजिद तारड़ साहब से। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच चीमा साहब, थैंक यू। तारड़ साहब, ये बताएं हम यहाँ पे कैसे पहुंचे हैं कि ये कल की ये 18-18, 20-20 साल के बच्चे ये महसूस कर लेते हैं कि हमें जिसको मर्जी मार के जला के राख कर दें, ये हमारा हक है और हम ऐसे ही करेंगे और हम आइंदा भी ऐसे ही करेंगे। ये हम किस तरह पहुंचे हैं तारड़ साहब यहाँ पे? चीमा साहब, आज तालिबान भी शर्मिंदा है। आपने तालिबान को भी छोटा कर दिया है। जो सियालकोट में हुआ है, वो जो जिस तरीके से एक इंसान को घसीट के मारा और फिर उसकी लाश को आग लगाकर आपने सेल्फियां बनाई हैं। तालिबान भी आप अब छोटे नजर आ रहे हैं। तालिबान से भी आगे जा चुके हैं। मैं यहां इस बात को शुरू करने से पहले चीमा साहब बताना चाहूंगा कि हर मुसलमान आशिक़े रसूल होता है। मैं खुद अपने आप को एक बहुत बड़ा आशिक़े रसूल समझता हूं। मैं आज तक जब भी उम्रा करने गया हूं, मैंने अपना उम्रा जाके मदीना से शुरू किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जाके मस्जिद नबवी में चंद दिन गुजारे वहां से उम्रा करने के लिए। तो ये जो ठेकेदार है, इनको इस्लाम का नहीं पता। सबसे बड़ी बात अफसोस कि ये इस्लामिक कंट्री के अंदर इनको पता नहीं है। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन मैं दो पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूंगा, अपनी लीगल एजुकेशन की वजह से और एक ओवरसीज पाकिस्तानी जो वॉशिंगटन डीसी में बैठा है, जो पहले ही रोजाना खून के आंसू रोता है अपनी मादरे मिल्लत की हालत पे। वो आज मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में आपके जो वो सारे इमेजेस हैं, वो किस तरीके से पाकिस्तान पे इंपैक्ट उसका होगा। और इस वक्त आपकी रियासत, आपने पहले बताया है कि रियासत के हालात, मैं समझता हूं कि रियासत, मेरा बल्कि क्वेश्चन आपसे भी होगा, 22 करोड़ लोगों से भी होगा, इस्लामाबाद में बसने वाले लोगों से भी होगा कि रियासत को छोड़े गवर्नेंस कहां है, गवर्नमेंट कहां है? आज कौन को बता रहा है कि फैसले को कहां से आ रहे? एक पेज कर करके दो अदारों को, एक जमहूरियत को, नेशनल असेंबली को, और जो एक अदारा बचा था पाकिस्तान को, उसको भी घसीट के गंद में ले जाके आज उसको भी बदनाम तरीन कर दिया गया। इस वक्त कोई समझ नहीं आ रही। अब मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताना चाहूंगा, मैंने इस्लामिक लॉ पढ़ा जब मैंने पाकिस्तान में LLB की, फिर मैंने यहां से आके लॉ पढ़ा। तो एक चीज होती है, उसको ड्यू प्रोसेस कहते हैं। एक चीज होती है जिसको कहा जाता है कि डे इन कोर्ट, माई डे इन कोर्ट। ये कोर्ट का काम था, उसको सजा दी जाती। और सबसे पहले पूछने वाली बात यह थी कि उस बंदे को पता था जो चीजें, जहां पे जो मजहबी लिटरेचर उसने ये कहा गया कि ट्रैश किया है, उसके ऊपर क्या लिखा गया है? उसको क्या पता था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे एक इस्लामिक कंट्री में? क्या उसकी स्टेट ऑफ माइंड थी इस तरह की तस्दीक करने के लिए? उसके बाद जो आपके गवाहान होंगे, आपके जो लोग विटनेस होंगे, उनके पीछे उनकी कोई इल विल तो नहीं थी? राजकों को, उस इंडस्ट्री को तबाह करने का, फाइनेंशियली या कारोबार में तबाह करने का कोई मंसूबा तो नहीं था? यहां पे ये भी शवाहिद मिल रहे हैं कि मैंने सुनी है ये बात कि इस राजको कंपनी के अंदर पहले एक चपकलश चल रही थी कि 11 बजे लोग, हर जुमे वाले दिन लोग 11 बजे से 3 बजे तक चले जाते थे जुमे की नमाज पढ़ने के लिए। और वहां पे चपकलश इंतजामिया की चल रही थी कि उनका टाइम कम करके 1 से 3 बजे किया जाए। लेकिन ये काम कोर्ट का था। लोगों ने इसको हाथ में लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि आपकी कंट्री पहले ही जुडिशरी आपकी दुनिया के 130 ममालिक में से 126वें नंबर पर है। दूसरा, डेमोग्राफिक देखें उसका कि क्या है। वजीराबाद, सियालकोट नहीं है, वजीराबाद है। ये वही जगह है जहां पे हमारी एक खास तंजीम बड़ा अरसा वहां धरना दे के बैठी रही, जहां पे जाके पूरे मुल्क ने
घुटने टेके उनके सामने उन्होंने कहा है कि हम तालिबान हैं, आइंदा हमारा कोई, अब हम आपसे, अब हम आपके साथ सीट नेगोशिएट करेंगे। दुनिया की पाकिस्तान की मोस्ट लिबरल पार्टी जो कि अपने धरनों पे म्यूजिक बजाते थे, लड़कियां नाचती थी, उन्होंने कहा था कि हम आइंदा एक मजहबी तंजीम के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। और मैं सबसे बड़ी एक काबिल अफसोस बात कहूंगा कि उसका जो मुआहदा है उसको अभी तक डिस्क्लोज ही नहीं किया गया। और आज मैं आपने पहले बात की कि कहां जा रहे हैं, आपकी जो इस वक्त टूटी फूटी हुकूमत है, उनकी स्टेटमेंटें मैं सुन रहा हूं, वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि सोसाइटी का इशू है। उन्होंने एक बंदे आपके हुकूमती नुमाइंदे के मैंने स्टेटमेंट सुनी है, उसने कहा है ये पहला वाकया नहीं है, 1 महीने में 3 वाकयात हो चुके हैं। उसने 4 सदा और एक और वाकये की भी बात की है। वो कहते हैं कि सोसाइटी का इशू है, ये हमारा इशू नहीं है। उन्होंने अपने कपड़े झाड़ लिए, उन्होंने कहा इट्स नॉट आवर इशू। और बंदे खुदा, रेट ऑफ गवर्नमेंट किधर है? रेजिग्नेशन किसी ने दिया है? पुलिस वहां खड़ी मौजूद थी, वहां मैंने खुद पिक्चर्स में देखा है। वहां किसी ने इस्तीफा दिया, किसी को निकाला गया वहां से। और मैं गारंटी कर देता हूं, इन्होंने 100 बंदे या 100 कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, मैं गारंटी कर देता हूं उसका कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, इसका होगा क्या? IMF के आपने 26.5 शर्तें 27 में से पूरी कर रखी हैं, वो वहां नहीं निकला। आप वहां पे करेंगे, उसके बाद कहां पे करेंगे? इसको इंडियन लॉबी और ज्यूइश लॉबी आपको मुसलसल हार्ट करेगी अगले आने वाले दिनों में। आपके हालात माशी ये हो चुके हैं, चीमा साहब, आपका डॉलर 191 में का भी ब्लैक मार्केट में नहीं मिल रहा इस वक्त। आपका 400 अरब रुपए का एक मिनी बजट आ रहा है। अब मैं आपको एक और बात बताने चलूं, आज नुमाइंदे आपकी गवर्नमेंट के किधर हैं जो कहते थे इंडिया के साथ पेट्रोल को कंपेयर करते थे? इंडिया के अंदर 18 रुपए पेट्रोल सस्ता हो गया, इंटरनेशनल मार्केट में $15 पेट्रोल सस्ता हो गया। आपका सस्ता क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने मुल्क बेच दिया IMF के सामने। मसला ये है, आज 22 करोड़ लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूं, मैं चाहता हूं 40 अरब रुपया जो वजीर आजम के फंड से खाया है, वो आप तो छुपा रहे थे, IMF ने आपसे उसको निकाला है, उसका जवाब दें। कोई स्टेटमेंट है किसी की? किसी ने कुछ शो किया उसके ऊपर? तोशा खाना के अभी तक उसके जवाब आने बाकी हैं, लेकिन आपके 40 अरब रुपया, मैं कहता हूं रियासत मदीना और आज हजरत उमर की मिसालें कहां हैं? मेरी समझ से बाहर। आई वांट टू लिसन। आज इतना बड़ा कंफ्यूजन है, ना सिर्फ महंगाई, आपने सस्पेंस कर करके लोगों को मार दिया। मेरे लोग इतना घुटन इस वक्त पाकिस्तान में महसूस हो रही जिसका हद को नहीं। फैटफ के शोर डालते थे, अब फैटफ किधर गया? आप कहते थे कि अच्छा लगा दो इसको, मैं तो कहता हूं इनको सबसे आसान तरीका है, इसको राव और CIA की कार्रवाई लगा दो। मैं कहता हूं जान छुड़ाओ, अगर यही करना है। मैं समझता हूं, मैं हमेशा चीखता था कि भारत के अंदर लिंचिंग होती है, मुसलमानों को मारा जाता है, आप तो उनके भी नंबर काट गए। मेरा ये इंसानियत, इस तरीके से मेरा मकसद है। मैं जानवर भी नहीं इस तरह, मैं नौज बिल्ला इस तरह करते। और देखें, मैं ये समझता हूं कि पूछना चाहिए था भाई किस तरह हुआ है, क्यों हुआ है। सियालकोट के अंदर पहले इन्होंने 2 भाइयों को वो मारा था इसी तरीके से। मेरी समझ से बाहर है कि इस वक्त हमें गवर्न कौन कर रहा है, हमें लीड कौन कर रहा है, या आगे फ्यूचर में कौन करेगा। जो भी जिम्मेदार अदारे हैं, जिनको जो भी जिम्मेदारान है, उनको अपने अपने वो जो बिलों से बाहर निकल के लीड करना पड़ेगा। इस तरह नहीं चलेगा। खान साहब ने तो कह दिया कि 3 महीने मिनिस्टर बाहर नहीं जाएंगे। उन्होंने तो 3 महीने बता दिया कि 3 महीने क्रूशल है। वो तो हालत जंग में उन्होंने तो अपनी पोजीशन ले ली है। बल्कि मुझे किसी ने यहां तक बताया कि उन्होंने कहा कि मिनिस्टर 3 महीने इस्लामाबाद से भी बाहर नहीं जाएंगे, हालात इतने नाजुक हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर ये हालात हैं और इन हालात में ये जो है, मेरी नजर में एजेंसियों के बगैर पाकिस्तान चिड़िया पर नहीं मार सकती। इतना बड़ा वाकया हुआ है जो पाकिस्तान को मैं समझता हूं 20 साल पीछे ले गया। आप मुझे ये बताएं, मैं बाहर बैठा ओवरसीज पाकिस्तानी हूं, हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी लगाई जाती थी कि पाकिस्तान का इमेज सॉफ्ट किया जाए। रहील शरीफ साहब ने कहा था कि हमने अच्छे तालिबान बुरे तालिबान की पॉलिसी कैंसिल कर दी है, हमने 75,000 लोगों की जानों का नजराना पेश किया है दहशतगर्दी के खिलाफ। आज फिर आप कहां हैं? आज आप तालिबान आपसे छोटे नजर आ रहे हैं आपसे, और इसको आपने हैंडल ना किया, द गेम इज ओवर। मैं बता रहा हूं, अगर इन कॉन्सिक्वेंसेस को आपने ठीक ना किया,
एक फॉरेनर जो 11 साल से पाकिस्तान में रह रहा था, 2 बच्चों का, मासूम बच्चों का बाप था वो, उनकी बद्दुआएं बर्दाश्त नहीं, ये पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये मैं बता रहा हूं, इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक्त, मैं बता रहा हूं, आप तो पहले ही बहुत पीछे थे। इंडियन डायस्पोरा को तो, इंडियन लॉबी को तो आपके पास सकत ही नहीं ना उनको फेस करने की, लेकिन उनको आपने इतना बड़ा टूल उनके हाथ में दे दिया है, आप सोच नहीं सकते कि इसकी प्राइस कहां पे करेंगे आप, आपको अंदाजा ही नहीं है। पाकिस्तान इसको बहुत लाइटली ले रहा है, बिल्कुल बहुत लाइटली ले रहा है। लेकिन मैंने वो इमेजेस देखे हैं कि अब इस वक्त इंसानियत, मैं हैरान हूं। चीमा साहब 1 मिनट के लिए जरा उस पॉइंट पे जाएं कि जलती लाश पीछे पड़ी है और लोग सेल्फियां ले रहे हैं उसके साथ। स्टेट ऑफ माइंड देखें, स्टेट ऑफ माइंड। और मैं सबसे पहले आपको मैं बताई थी, मैंने एज ए लॉयर मैंने जिंदगी में पढ़ा था, व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ पनिशमेंट। फिलॉसफी ऑफ पनिशमेंट ये होती है कि अगर सोसाइटी में इस तरह का जुर्म किया जाए तो उसकी सजा इबरतनाक दी जाती है ताकि दूसरी सोसाइटी उसको कमिट ना करे। लेकिन यही है कि आपकी जुडिशरी भी फेल है। आपके अली अहमद कुरद साहब के जो वाकया जो उन्होंने कहा है, मैं एक एक लफ्ज उनसे एग्री करूंगा, एक एक लफ्ज उनके साथ करूंगा कि जिस तरीके से चौधरी साहब ने ईडन सोसाइटी वालों से रिश्तेदारी कर ली थी जब उनके सामने पेश हुए थे, और जिस तरीके से दूसरे जजों के इस वक्त वीडियो सामने आ रही हैं, ये क्या हालात है, कहां जा रहा है मुल्क। मेरी समझ से बाहर है कि लीड इस वक्त कौन कर रहा है, हमें रिलीफ कौन देगा, बचाएगा कौन। मैं बिल्कुल अफसोसनाक, मैं इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में वो कहते हैं कि मेरे पास अमाउंट ऑफ वर्ड्स व्हाट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, जो पंच लाइन दी है तारड़ साहब के, तालिबान भी आज शर्मिंदा है। हमने तो तालिबान को भी पीछे छोड़ दिया, दुनिया तो तालिबान को समझ रही थी ये बर्बैरिक हैं, हम तो उससे भी आगे निकल गए हैं कि ये जो बर्बरिज्म है, हमने तो उसकी भी मिसालें कायम कर दी हैं, शायद ऐसी नहीं कहीं मिलेंगी। आज मैं बता रहा हूं, तालिबान बहुत अच्छे लग रहे हैं आपसे, जिस तरीके से वो अब देखे ना, वो जिस तरीके से अमेरिका से बातें कर रहे हैं, जिस तरह दूसरे ममालिक से कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने लॉ एंड आपके तो मेरा बस इंसानियत शर्मिंदा, आज पाकिस्तान पे इंसानियत शर्मिंदा है। मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है। मैं कहता हूं वो बंदा, मैं कहता हूं चीमा साहब वो बंदा कसूरवार था, उसको अगर उसने गलती की थी सजा मिलनी चाहिए थी उसको, लेकिन कोर्ट देती उसको, कोई काजी देता। यार अब जज सुप्रीम कोर्ट नहीं, इस्लामी नजरियाती काउंसिल में ले जाते, कोई अपने बल से शुरा बिठा लेते, कोई मौलवी बिठा लेते, कोई काजी बिठा लेते, लेकिन उसका हक था, उसको गवाहियां होती, उसको ड्यू प्रोसेस किया जाता, उसे पूछा जाता कि यार तुम उर्दू अरबी जानते हो, तुम्हें पता था कि जो तुम कर रहे हो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तुम्हें वहां पे शहादतें होती, गवाहान होते, वहां पे सारा कुछ आता, सारा मंजर सामने आता। ये इस तरह अगर हर बंदे ने जाके लोगों को इस तरह आपने खुद मारना है, किसी को पकड़ के आग लगा दो, कौजी इसने ये किया था। और आप मुझे ये देखें चीमा साहब, मुझे अफसोस इस बात का, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुओ मोटो एक्शन लिया इस पे? नहीं, कोई टूटी फूटी स्टेटमेंट एक आई है प्राइम मिनिस्टर से, मैं समझता हूं इट्स नॉट सफिशिएंट, इट्स नॉट सफिशिएंट एट ऑल। और कंट्री मैं कहता हूं कंट्री, आप इस वक्त, मैं अगर मुझसे पूछा जाए एज बीइंग अ पाकिस्तानी अमेरिकन, एज अ पाकिस्तानी, इस वक्त आपके मजहबी आपके हलकों को इकट्ठा होना चाहिए था, कंडेम करना चाहिए था, बाहर निकलना चाहिए था, इनको चाहिए था कि एक कॉन्फ्रेंस बुलाते, उसको रिस्पेक्ट उसकी बॉडी को करते, जख्मों को हील करने की कोशिश। मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन है, इतनी बड़ी जरब लगी है पाकिस्तान की सॉवरेंटी और पाकिस्तान की रिस्पेक्ट पे, किसी ने इस पे जख्मों पे मरहम रखने की कोशिश की? कोई हीलिंग प्रोसेस कहीं से शुरू किया हो किसी ने? कोई? किस तरीके से आप जाके बाहर जाके बताएंगे कि हम क्या है? अब तो तालिबान को तो आप छोड़ दें, पहले आप उनके लिए पैसे मांगते थे, अब तो आपको खुद ही नहीं दे रहा। अब तो सऊदी अरब भी देता है, तो वो भी कहता है कि हम 72 घंटे के अंदर अंदर पैसे मांगने की सलाहियत रखेंगे, सऊदी कानून लगाएंगे। अब तो आपके हालात ही खराब है ना। अब तो मेरा मकसद है, मैं आपके फाइनेंशियल देख देख के तो मुझे कई दफा रात को नींद नहीं आती कि पता नहीं किस तरीके से हमने पाकिस्तान आगे फ्यूचर में जाना है, किस तरीके से एयरलाइन ने फ्लाई करेंगे, किस तरह क्या होगा वहां पे। मैं बता रहा हूं, मेरी प्रेडिक्शन है, आज भी मैं बता रहा हूं, डॉलर 200 से ऊपर जाएगा विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स। और इस वक्त मेरा मकसद, और ये जो हालात आपके चल रहे हैं, आपका कोई इस वक्त नुमाइंदा जो है वो किसी को कन्विंस नहीं कर सकता। आपकी मुआशी, आपकी सियासी और फॉरेन पॉलिसी पे आपकी बिल्कुल फ्री फॉल में, आपको बिल्कुल कोई पता नहीं आप कहां जा रहे हैं, किस मुल्क के साथ आप हैं या नहीं है। डॉलर बेस है आपकी सारी हर चीज चल रही है। IMF दे दे तो आप उसके साथ हैं, चाइना दे दे तो आपको उसके साथ है, इसके अलावा आपकी कोई पॉलिसी नहीं। फिर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी कोई पॉलिसी नहीं है।
और तारड़ साहब, इसमें इमरान खान साहब श्रीलंका गए जब अपने आखिरी टूर में, तो इमरान खान साहब ने कहा जनाब कि आप रिलीजियस टूरिज्म के लिए पाकिस्तान आए, हम बड़े आपको फैसिलिटीज करेंगे। तारड़ साहब एक बात बताएं, एक तरफ तो यूरोपियन पार्लियामेंट ने पिछले महीने नवंबर में तारड़ साहब 4 रुकनी ग्रुप आया और उन्होंने कहा कि अगर आपने ब्लास्फेमी लॉज, ह्यूमन राइट्स और ये अपना ट्रैक रिकॉर्ड ना ठीक किया मीडिया फ्रीडम के हवाले से, तो हम 2023 में आपको जीएसपी प्लस स्टेटस आपसे वापस ले लेंगे। एक बात। दूसरी तरफ तारड़ साहब पोजीशन ये हो गई है कि ये कहा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर कि ये जो फसल हमने खुद बोई थी, अब ये फसल लहरा रही है, हमने खुद ही बोई थी, अब ये फसल लहरा रही है, हमने इसकी गोडी की, इसकी आबियारी की, मजहबी जमातों ने और हमारी रियासत इसमें शामिल थी इस इंतहा पसंदी को फैलाने में, और ये मजहबी जुनूनी जत्थे जो हैं यही हमारा मुस्तकबिल है। सियासी जमातों ने अपना इसमें किरदार डाला और हर जमात ने। तारड़ साहब अगर ये चीजें हैं, हम तो दुनिया को कह रहे थे हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, वो कहते हैं कौन सी जंग लड़ी भाई तुमने, वो तो क्वेश्चन लगाते हैं कि आपके मुल्क में तो जुनूनी है। तो ये जो रियासत के इन्वॉल्व होने की बात है, या हमने गोडी की या बियारी की, ये फसल तैयार की, ये फसल पकी हुई है, अब हर बंदा, वो जो फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दी है टाइम बॉम्ब है, ये लगे हुए हैं हर जगह पूरे पाकिस्तान में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं फटते रहेंगे और जीएसपी प्लस स्टेटस 2023 में जा रहा है। सर इस पे क्या कहते हैं आप? इस पे मैं ये कहूंगा कि जितनी आपकी ये फसल जिन्होंने बोई थी उनके सबके बच्चे अमेरिका और इंग्लैंड में बैठे, उनका सबका इंटरेस्ट अमेरिका और इंग्लैंड में। अफसोस 20,000 लोग इस वक्त आपके पाकिस्तान में ऐसे बैठे हैं जिनका पाकिस्तान के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपकी ये फसलें भी वही बोते हैं। आप थोड़ी सी अपनी इकोनॉमिक टीम देख लें। इस वक्त आज से 2 साल पहले उन्हें पाकिस्तान का पता भी नहीं था कि पाकिस्तान कहां खड़ा है। वो टोटल टीम बाहर से गई, टोटल बाहर से। और इसी तरीके से 20,000 लोग ऐसे हैं जो या उनके बच्चे डुअल नेशनल हैं, या उनके अकाउंट बाहर हैं, प्रॉपर्टियां उनके बाहर हैं। पाकिस्तान में हर फैसला वो करते हैं और उनका पाकिस्तान के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपका सिर्फ अलमिया यही, सिर्फ अलमिया यही। और ये जब तक नहीं रुकेगा उस वक्त तक पाकिस्तान बचने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में उन्हें पता है हमने यहां नहीं रहना। हमारे बच्चे पहले ही इंग्लैंड में बैठे हैं, हमारे बच्चे पहले ही अमेरिका में पढ़ रहे हैं, हमारा पैसा भी वहीं पड़ा है, हमने तो सिर्फ 1 वे टिकट लेनी है। जिन लोगों ने 1 वे टिकट लेनी हो तो उनका क्या इंटरेस्ट है? चाहे वजीराबाद उड़ जाए, चाहे सियालकोट उड़ जाए, जो मर्जी हो जाए, फिर वहां वो क्या इंटरेस्ट, उनका क्या इंटरेस्ट बताएं ना। जब आप मुझे मैं पहले हमेशा कहता था कि 1947 में आपकी आजादी नहीं हुई, आपका कैपिटल तो अभी भी लंदन में। उसकी वजह यह आपका हर रूलर जो होता है, आपका हर सियासी बंदा भी वहां जाके बैठ जाता है। आप मुझे ये बताएं आपकी एस्टेब्लिशमेंट या ऊपर जितने लोग हैं उनमें रिटायर होकर कितने पाकिस्तान में बैठे हैं? एक भी नहीं है। सारे अपने अपने घरों में चले गए। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका सारे चले जाते हैं। और कौम को पता है, पाकिस्तानियों को पता है, मौजूद है, मफलूज हो चुके हैं। उनको ज़हनी तौर पर मफलूज इंटेंशनली कर दिया गया है। वो सुबह की खाते हैं, शाम की नहीं दोपहर की फिक्र पड़ जाती है उस तबके को। और उनको बस शुगर मेले के लिए नान दे के, उनको बिरयानियां दे के उनसे वोट ले लेते हैं। यही ड्रामा चल रहा है अलमिया। अब तो वोटों की बगैर तो वो भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईवीएम होगी, इस्लामाबाद में चंद बैठ के लोग वही फैसला कर लिया करेंगे। मैं हंसता रहता हूँ, हिस्ट्री क्या है इस मुल्क की। फातिमा जिन्ना के साथ अयूब खान का इलेक्शन था, तो किसी ने कहा कि अयूब खान साहब को कि मशरकी पाकिस्तान से रिजल्ट आया, वहां से फातिमा जिन्ना जीत चुकी है, आप फला जगह से आप यहां भी हार रहे हैं पाकिस्तान में। तो उन्होंने क्या हाल, उन्होंने कहा उस वक्त टीवी नहीं होते थे, उन्होंने कहा फैसला सिर्फ रेडियो पे बताना है, आप चुप करके किसी को कह दें या खुद ऐलान कर दे कि मैं इलेक्शन जीत गया हूं तो आप जीत जाएंगे। तो ये उसी की ईवीएम की उसी की तैयारी कर दी गई है कि अब जाके डस्का में अमला और डब्बे उठाने की जरूरत नहीं है। अब कंप्यूटर पे बंदे इस्लामाबाद में 4 बैठेंगे, कड़क वहीं से कर देंगे, यार लो जी फलानी पार्टी आ गई। खास साहब, मैं चीमा साहब, मुझे मेरा क्वेश्चन मार्क है बल्कि आपके इस पार्टी पे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज, मैं तो इसके हक में नहीं था कि ओवरसीज पाकिस्तानीज, मैं समझता हूँ सिर्फ जो मिडिल ईस्ट के अंदर है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है। हम लोगों को ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं तो यहाँ अमेरिका में वोट देता हूँ, ब्रिटिश भी सारे अमेरिका ब्रिटिश पाकिस्तानी भी देते हैं वहां पे। हमारे तो बल्कि बैक स्टैबिंग की गई। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हर शहर के अंदर जो 4 ग्रुप पीटीआई के बने हैं, 6 पीएस पार्टी के बने हैं। लोकल इंटरेस्ट ही कोई नहीं किसी का पॉलिटिक्स में। इंडियन डायस्पोरा बहुत आगे जा चुका है पॉलिटिक्स में, हमें तो और नीचे खींच के ले जाएंगे ये। हाँ ठीक है, अब इसका रिजल्ट बताना चाहूंगा। मैंने अगले दिन एक आर्टिकल पढ़ा है कि इसका सिर्फ और सिर्फ फायदा पीटीआई को है। वजह, खान साहब शौकत खानम के यहाँ पे चंदे मांगने आते थे, अपनी पॉलिटिकल कैंपेन चलाते थे। इस वक्त सारी कैबिनेट में भी वही चंदे मांगने वाले बैठे हैं।
तो खान साहब को पता है कि यहां से जो मैं वोट लूंगा 40 हलकों में उनकी तकवीयत उनको पहुंची। चल, मेरा क्वेश्चन उसके बाद फिर भी मौजूद ये है, हमारे वोट किस तरह जाएंगे पाकिस्तान? एम्बेसियां करेंगी ऑनलाइन? वो आप, मैंने तो सुना ईवीएम जो मशीनें हैं वो तो इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं है। वो हमारे वोट किस तरह जाएंगे? ये एक नया क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान में इतना अमला कहां से लाया जाएगा जो लोगों को आप इंटरनेट की उनको ट्रेनिंग देंगे? आप नई मशीनें कहां से आएंगी आपके पास? मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से खान साहब ने अगले दिन जो कहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, वो क्या है आपको पता है इस बात? मैं डिफाइन करता हूं। आपको फौज के पास देने की तनख्वाह नहीं है, आपके पास अपने अमले को तनख्वाह नहीं है पैसे देने की, ये होती है नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। तो अगर ये नहीं है तो ईवीएम किधर जानी? लोगों ने खाना खाना, मशीनें मुंह में डालनी है। तो खान साहब तो एक ट्रक की बत्ती दिखा देते हैं, कभी मदीने की रियासत की और कभी ये ईवीएम की दिखा देते हैं, ख्वाब पे ख्वाब। अब मेरे हिसाब से तो अगले दिन आपकी जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो, एक तो उन्होंने कहा ना 3 महीने बाहर नहीं जाना, कुछ आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ये कह रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं विद इन 3 मंथ पाकिस्तान विल कम आउट ऑफ दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। पता नहीं वो कहां से इस्तिखारा कर लिया उन्होंने कि 3 महीने के अंदर पाकिस्तान पांव पे खड़ा हो जाना। मेरे हिसाब से तो चीजें इम्पॉसिबल है। एक छोटा सा पॉइंट तार साहब ये बताइएगा, अब क्योंकि बात ईवीएम और इस तरफ चल पड़ी है, कि ये जो कल वो सर्बिया में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उसके ट्विटर हैंडल ने ट्वीट कर दी और कहा जी कि आपने एक वीडियो भी चला दी कि घबराना नहीं है और तेल महंगा, फलां चीज महंगी। उन्होंने कहा जी हमारे बच्चों को 3 महीनों से वो स्कूलों से निकाल दिया गया, 3 महीनों से सैलरी नहीं मिली। फॉरेन ऑफिस ये कह रहा था कि ये जो हमारे ट्विटर हैंडल जो है वो हैक हो गए हैं, फेसबुक हैक हो गया, हमारा इंस्टाग्राम हैक हो गया। आप इसको क्या समझते हैं? ये सर इस तरह मुमकिन है? ये फॉरेन ऑफिस ठीक है या कि वाकई वहां पे जो सफीर बैठा हुआ था वो दिल बर्दाश्त हो गए? आपकी क्या इसमें टेक है सर? मेरी टेक ये है कि ये असली हकीकत, असली हालात की पिक्चर किसी ने पेश की है। हैक तीनों चारों चीजें नहीं होती, हर चीज हैक नहीं हो जाती, लेकिन इस वक्त जो हालात अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस, मैं समझता हूं फ्रस्ट्रेशन, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन होगी। उसकी वजह यह है कि ये तो मेरा मकसद इस वक्त मेरा ये क्वेश्चन मार्क है कि गवर्नमेंट कहां है, कौन इस वक्त ये सारी चीजें लुक आफ्टर कर रहा है? इकोनॉमिक टीम तो आपकी बाहर से आई है, आईएमएफ के ऑर्डर्स पे आई है। आपकी खान साहब कहते थे कि मेरे जी हमारी हर चीज की टीम पहले ही तैयार है इलेक्शन जीतने से पहले। वो टीमें किधर गई हैं? वो सारी उड़ गई हैं, सारी टीमें किधर गई हैं? कोई पॉलिसी, कोई मेरा मतलब इस वक्त अब बाहर निकल के जवाब क्यों नहीं लोगों को दे रहे? 22 करोड़ क्वेश्चन लोग मांग रहे। मैं आपसे, बल्कि चीमा साहब आप तो पाकिस्तान में बैठे हैं इस्लामाबाद में, वो 40 अरब का जवाब किसी ने दिया? वो किधर गए हैं? वो आपके, मेरा मकसद वो आपके अकाउंटेंट जनरल ने उसकी रिपोर्ट पेश की, कोई उसकी सफाई दी किसी ने? कोई किसी ने बताया कि ये जो बंदा श्रीलंका का हुआ इसका हम क्या करेंगे, इसका प्रिवेंटिव मेथड आगे क्या होगा? आपके अंदर राना महबूब पे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। मैं समझता हूं उनका बच्चा वो सारा दिन बैठता है, शोर कर रहा है बेचारा, वो खेलता है सारा दिन चैनलों पे जाके, उसकी लॉटरी निकल आई। फिर देखिए दूसरी तरफ, उससे पहले वो मेरा वो 2-4 बच्चियां थी टिकटैक, हर मिनिस्टर की वो वीडियो वो भेज रही थी। कल मुझे बल्कि एक और अफसोस, मैं आप कहेंगे मैं किसी डिस्कशन किसी और साइड पे लेके जा रहा हूं, वो आपने देखी वीडियो के एक मिनिस्टर साहब एक बच्ची को कह रहे हैं कि मुझे वीडियो बना के भेजो। वो एहसास प्रोग्राम से अपने बाप के लिए वो पैसे मांग रही थी। कोई एक्शन, कोई जवाब उस पर। मैं कसम खुदा की मैं समझता हूं who's our leader, who's gonna save us? मजे की बात बताता हूं चीमा साहब, मैं कई दोस्तों से पाकिस्तान पूछ रहा हूं, ये बात सिर्फ आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं कई दोस्तों से पूछ रहा हूं कि what is the future of Pakistan? Who's gonna save us? Who's gonna save Pakistan? Who is running Pakistan at the moment? ये मेरा क्वेश्चन, मैं wanted to listen। और ये मेरी आवाज नहीं है चीमा साहब, ये 22 करोड़ लोगों की आवाज है। वो ये सवाल चाहते हैं 40 अरब रुपए का जवाब दिया जाए। वो ये चाहते हैं कि हम ये जिस मसले में ये फंसे हैं हम यहाँ वजीराबाद में, हमें आगे हमारा क्या लाहेअमल, हम आगे कहां जाएंगे, ये लोग पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं लोग। हुकूमत तो सर आपका नहीं ख्याल, एक सवाल इससे भी ये भी मैं पूछना चाहता हूं कि एक तो ये है कि हुकूमत को तो चलो अच्छा हुआ है कि लोग चीनी, पेट्रोल और कीमतें नहीं पूछ रहे, और ये सियालकोट वाकई पे हुकूमत का वीकेंड अच्छा गुजर गया। वो तो समझते होंगे यार चलो अच्छा हुआ है, 2 दिन से मीडिया का ध्यान उधर हो गया है।
सर ये जो आप पहुंच गए, आर्मी चीफ ने भी इसका नोटिस लिया। आर्मी चीफ ने शायद नोटिस इसलिए लिया जनाब, और कहा जी हम असिस्ट करेंगे सिविलियन गवर्नमेंट को। एक चीज, शायद हमारे डिफेंस के ताल्लुकात इस श्रीलंका के बड़े अच्छे थे, तो कहीं वो ना खराब हो जाएं, एक बात। दूसरा ये है कि हमने $50 मिलियन की कहा था क्रेडिट लाइन देंगे, तो और दूसरा हम उनको वैसे भी जब तामिल के इशू थे तो हमने इस इंसर्जेंसी को खत्म करने के लिए बड़ा उनका साथ दिया, तो इसका वो एंगल भी था इसमें। और इंडिया इसमें जाहिर बात है फायदा उठाना चाह रहा है, स्पेस वो ढूंढना चाहता है, वो क्यों ना ढूंढे। आपको याद होगा कि जब सार्क का इस्लामाबाद में सेशन होना था तो इंडिया ने कहा हम नहीं आते, तो बाकी सब ने भी कहा हम नहीं आते। तो ये चीज है। तो सर क्या वाकई सजा हो सकती है? इमरान खान साहब, जनरल बाजवा दोनों कह रहे हैं कि हम इसको करार वाकई देंगे। आप क्या माजी में हमें इस तरह की चीजें मिलती? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने पहले भी अर्ज किया, मैं आपको गारंटी लिख देता हूं कि इस वाकये को कुछ भी नहीं होगा। चीमा साहब, इस वक्त तक बात तकरीरों, नोट्सों और कमीशनों से आगे बढ़ चुकी है। लोग पाकिस्तान के समझ चुके हैं जिस पे कमीशन बना दिया जाए उसमें से कभी रिजल्ट। आप छोड़े इस बात को, आप इस वाकये के छोड़े। आज तक बेनजीर के कातिल पकड़े गए, उनकी हुकूमत रही है। आज तक जियाउल हक की कोई कमीशन की रिपोर्ट आई? आज तक कारगिल के ऊपर इन्होंने कमीशन बनाया, कोई उसकी रिपोर्ट आई? ये एक पाकिस्तान में एक ट्रेंड है। ये समझते हैं कि रात गई बात गई। लोगों को इस वक्त आप बात कर रहे थे ना कि इन्होंने कहा होगा कि ठीक है चलो यार इससे वीकेंड अच्छा गुजर गया। चीमा साहब, वक्त अब वो हालात नहीं रहे। अमेरिका में हमारा इन्फ्लेशन ऊपर गया 7%, 2 साल से गवर्नमेंट घर बिठा के खिला रही है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट आपका 19% के करीब है। आप एशिया के अंदर चौथे महंगे तरीन कंट्री हैं आप, क्योंकि एक तो महंगाई है, ऊपर से करप्शन, तड़का करप्शन का। तो फिर उस पे कोई, मेरा मकसद, आप कहते हैं ना 3 महीने में ये आपकी गवर्नमेंट के, आप कुछ ये ज्योति मिनिस्टर जो कह रहे हैं कि 3 महीने हमने बाहर निकलना है, जिन्होंने आज तक, मेरा इकोनॉमिक्स के स्पेलिंग नहीं पूरे आते उनको, लेकिन वो मुझे कह रहे हैं, वो दुनिया को बता रहे हैं पाकिस्तान 3 महीने बाद कहते हैं खान साहब ने इस्तिखारा किया कि पाकिस्तान बिल्कुल भजेगा, चाइना और उठेगा। इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होती ये बातें। ये कोई गाइडलाइन दें। आप मुझे ये बताएं, आपकी इंपोर्ट देखें, एक खास तक पराडो बंद कर दो यार, V8 बंद कर दो, मरन लगे। आप इंपोर्ट देखें किन चीजों की, एक्सपोर्ट देखें किन चीजों की हो रही है। और लोगों को आपने बता के, मैं खुद बेचारा शर्मिंदा हूं सरकार, मैं खुद इसका मुतासरीन में शामिल हूं। मैं खुद खान साहब के लिए मैं मनता मन के नफल पढ़ के मैं कहता सर तब्दीली खोरे, बंदा तब्दीली ले आ रहा है। अगले 2 तो लौट के ला गए, और अगले दिन किसी ने लतीफा भेजा, उन्होंने कहा जी उसने कहा जी वो पिछले दौर जो थे वो तो वो कहते थे ज्यादा ना चोरियां करो, अल्लाह ताला अजाब नाजिल करेगा। तो उन्हें कहा, खान साहब ने पूछा, उन्हें कहा मैं अजाब ही है पाकिस्तान वास्ते। तो हालात ये हैं, कौम अब चाहती है, कौम जब पेट्रोल पंप पे जाती है उथे चंडा बजदियां ने। चीमा साहब, लोग जब स्टोरों पे जाते हैं घी लेने, चीनी लेने, उथे वो प्रोडक्ट नहीं लेते, थप्पड़ लेते हैं वहां से। मेरी एक क्वेश्चन है, आप बल्कि आपके हुकूमती हल्के ने एक में से अगले दिन का, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में तनख्वाहदार लोग मारे जा रहे हैं। वो तो यार बचाओ ना, आपको प्रॉब्लम तो आपको सारे पता है, प्रॉब्लम तो सारे को पता है, खास आपको भी पता है। हर तकरीर में कहते हैं जाके ये हो गया, फलाना माफिया खा रहा है। माफिया को किसने रोकना? इस वक्त तो आपके कंट्री का सिर्फ 2 चीजें, या बैरिया टाउन चला रहा है मुल्क पूरे को, और या माफिया चला रहे हैं, और सारे कैबिनेट में बैठे हैं। और मजे की बात यह है, आगे रिलीफ आगे भी कोई नहीं है। ये सारा गंद जो है, ये सारे लुटेरे वापस अपनी पार्टियों में जाएंगे, फिर वहां से इलेक्शन लड़के, फिर अगली कैबिनेट में यही लोग फिर बैठे होंगे। ये बदकिस्मती पाकिस्तान की, बदकिस्मती। वही लोग 73 साल से जिनके पेरेंट्स को, दादों को गोरे जागीरें दे गए थे जमीनें, उनके बच्चे चाहे नपढ़ हैं, चाहे लूले हैं, लंगड़े हैं, उन्होंने हर पार्टी से फिर आके वही इस्लामाबाद पहुंच जाना है। नो रिलीफ इन पाकिस्तान, नो रिलीफ, कहते हैं नो रिलीफ इन साइट, नो रिलीफ, अफसोस के साथ। और मैं सबसे बड़ा ये जो आखिरी वजीराबाद वाला वाकया, इसने वाकई मुझे हिला के रख दिया। उसकी वजह यह है कि चीमा साहब, हम जैसे लोगों ने वाशिंगटन DC के आसपास पाकिस्तान की एडवोकेसी करनी होती है। वी आर एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान। आज ये मैं मेरे फिक्रमंद हूं
कि मैं कितना अरसा इन इमेजेस के खिलाफ बोलूंगा, क्या बोलूंगा अपनी स्पीचेस में वॉशिंगटन डीसी एरिया में। मैं अमेरिकन को किस तरह फेस करूंगा इन इमेजेस पे, मैं इंडियंस को किस तरह फेस करूंगा, कि मैं क्या क्लैरिफाई, मैं आई हैव टू स्टैंड। आप मैं आपके ना, मैं किसी ने मुझे पैसे देने ना मुझे रिटर्न है, लेकिन देखे मैं पाकिस्तानी हूं, मैं अपने नाम से पाकिस्तानी, शनाख्त से पाकिस्तानी, मेरा खून पाकिस्तानी। मैंने जहां बैठना होता है अपने मादरे मिल्लत को प्रोटेक्ट करना होता है, मैंने उसको, और इट इज आई एम इन अ वेरी ऑकवर्ड पोजीशन राइट नाउ ड्यू टू दिस इंसिडेंट। चाहे वो बंदा, मैं उस बंदे की एडवोकेसी नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल वो बंदा ठीक था या गलत था, जो कुछ भी था, लेकिन किसी अदालत में होना चाहिए था, जो कुछ भी अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस उस बंदे का डे इन कोर्ट होना चाहिए था, उसको बोलने का हक था, अपनी सफाई पेश करने का हक था, उसको एक वकील का हक था, वो हक उससे छीना गया। इट इज गैर इस्लामिक। मेरा ये क्वेश्चन मार्क, मैंने ये भी पूछा चीमा साहब बड़े लोगों से ये 2-3 दिन में, इज इट इस्लामिक? मैंने इस्लामिक स्कॉलर से कईयों से पूछा है, इज इट इस्लामिक? उन्होंने सबने कहा ये गलत बात, इट्स नॉट इस्लामिक। लेकिन ये कि मैं अब क्या करूं, दिल तो मेरा करता है कि कोई इस वक्त जिम्मेदारान में से आके बाहर अफसोस करे, कंडेम करे, प्रोटेस्ट करे। मेरे मजहबी लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि वो भी बाहर निकलें और कोशिश करें कि हीलिंग प्रोसेस शुरू किया जाए। कौम इस वक्त नर्वस है, कंफ्यूज है, वेयर वी स्टैंडिंग एट, हम कहां जा रहे हैं, अफगानिस्तान बनने जा रहे हैं, सोमालिया बनने जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, हमारा क्या फ्यूचर है? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन मार्क इज। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यहाँ, मुझे आज वो एक दोस्त है, उन्होंने मुझे एक छोटा सा एक ट्वीट भेजा, उन्होंने कहा कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने एक दफा सच लिखा था कि क्या मालूम क़यामत गुजर चुकी हो और हम जहन्नम में रह रहे हो। तो ये जो सिचुएशन है, ये तारड़ साहब ने सही लिखी है, आपके जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर, अनफॉर्चुनेटली दिस वाज अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। थैंक यू वेरी मच चीमा साहब। मैं एंड पे खास कर देखने वालों से ये मैं इल्तमास करूंगा बिलखसूस के दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को बचाए और हमें राह हिदायत दे। आमीन सुभान। पाकिस्तान जिंदाबाद।